नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज हम फिर प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों पर एक विश्लेषण पेश करने जा रहे हैं, जिसमें कल की दिन भर की घटनाओं की चर्चा होगी और उस पर टीका टिप्पणी करेंगे। साथियों, कोरोना का कहर अब विश्व के 38 देशों में बढ़ गया है। उसमें से भारत भी है और 4 यहां पर भी संक्रमित पाए गए हैं ओमिक्रॉन से। तो इसको गंभीरता से लेना है सरकार को भी और देश की जनता को भी, वरना पिछली दूसरी लहर जैसी मुसीबतें फिर से देखनी पड़ सकती हैं और भारी पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। उससे बचने के लिए हमें शुरुआती और एहतियाती कदम उठाने की बहुत जरूरत है, और लेकिन उसके लिए सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। न तो अभी दक्षिण अफ्रीका से वायु सेवाओं को रोक लगाई है और न एहतियाती कदम जो उठाए जाने चाहिए थे वो उठा रही है। हाँ, कुछ राज्यों को ये हिदायत दी गई है कि वो तीसरी लहर को रोकने के लिए उपाय करें और सबका टीकाकरण करें, मास्क, मतलब वही घिसी पिटी बातें चल रही हैं। कोई नई प्रगति महामारी से निपटने के लिए नहीं दिखाई दे रही है, कोई नई पहल नहीं दिखाई दे रही है। और हमें तो लगता है कि उसी समय कुआं खोदा जाएगा पानी पीने के लिए जब भूख या प्यास लगेगी। तो ये सरकार की ढुलमुल नीति से लगता है कि इसी तरह से ढुलमुल नीति पहले भी अपनाई गई थी जब कोरोना की पहली लहर आई थी, और इसको हंसी मजाक में लिया गया था, ताली थाली बजाने के लिए, दिया जलाने के लिए बोला गया था और लोगों ने जलाया बजाया भी। तो मतलब इसको अगर मजाक में लेंगे, हंसी में लेंगे और उसके स्वागत के लिए ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, दिया जलाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। उस दिन हमने तो इन सब चीजों को देख करके रोंगटे खड़े हो गए थे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने हरकत किया था और उन्होंने पूरे देश से हरकत करवाया था। कुछ उसी तरह से अब भी कोरोना को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसके थर्ड वेव को जो दुनिया भर में कहर मचा रहा है और 38 देशों में फैल गया है, उसमें भारत भी है। 4 संक्रमित यहां भी पाए हैं जिनकी पुष्टि हो गई है कि इनको ओमिक्रॉन है। और ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो पिछले सभी वेरिएंट से बहुत ही खतरनाक और कई गुना ज्यादा मारक क्षमता वाला है। सोचिए, कम मारक क्षमता वाला जब लाखों जाने ले सकता है तो अधिक मारक क्षमता वाला कितनी जाने लेगा। कल्पना करके सिहर जाते हैं लोग। लेकिन इस पर जो पहल होनी चाहिए, कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक के फिरती है, लेकिन हमारी सरकार को मट्ठा फूंक करके पीने की कोई पहल नहीं कर रही है, या दूध के जले होने के बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया है इन्होंने। तो ओमिक्रॉन से अब तक जो 4 मामले आए हैं, 2 गुजरात के हैं और 2 अन्य जगहों के हैं, और बड़े पैमाने पर विदेश से आए लोगों को, खासकर दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों की जांच चल रही है और उसमें से कई अस्पताल में भर्ती किए गए हैं जिनको की संभावना है और उनकी जांच की रिपोर्ट भेजी गई है। जांच रिपोर्ट के लिए भेजा गया है नमूना। तो हमारा यह कहना है साथियों कि ओमिक्रॉन से खतरनाक मामले आ रहे हैं और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ऐसे हालात में वैक्सीनेशन को बढ़ा देना चाहिए और एहतियात पर, मास्क लगाने के एहतियात पर, सामाजिक दूरी के एहतियात पर पुनर्विचार करना चाहिए। और एक बात और बताएं कि जो पिछली लहर थी उसमें भी अभी मौतें हो रही हैं। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट था उसके तहत अभी मौतें हो रही हैं और बड़ी मात्रा में फिर से जो है लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब देश पर उससे बड़ी विपदा या खतरा मौजूद है तो सरकार को सतर्क होना चाहिए, लेकिन सरकार सतर्क नहीं है। साथियों, मथुरा में
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उसकी वजह है कि अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसे बयान दिए, कुछ ऐसे ट्वीट किए जिससे वहां पर सांप्रदायिकता या दंगा भड़कने का खतरा मौजूद हो गया था। तो मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन ये इंतजाम कहीं कल उसकी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की वर्षी है और आज सुरक्षा व्यवस्था यहां चाक चौबंद की जा रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर खतरा मंडरा रहा है और उन खतरों से निपटने के लिए ही ये चाक चौबंद किया गया है। और 2 दिन 3 दिन पहले जो कुछ बयान रहा है केशव प्रसाद मौर्य का, अगर यहां पर कोई दंगा भड़कता है या हादसा होती है या मस्जिद गिराए जाने की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार मात्र केशव मौर्य होंगे, जिन्होंने ऐसे बयान दिए और ऐसे ट्वीट किए जो कि जिस पर कि मुकदमा चलाने लायक है, लेकिन उस पर मुकदमा करने वाला कोई नहीं है। अगर विपक्ष का कोई करता है, कोई पत्रकार करता है, कोई समाजसेवी करता है, तो उसको राजद्रोह के मुकदमे में घसीट लिया जाएगा और उस पर FIR करा के उसको जेल भेज दिया जाएगा। इस डर से या फिर CBI और IT को लगा जाएगा, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा और वो उसकी मतलब कुछ लूज पॉइंट को पकड़ करके और उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो इस डर से लोग ऐसी हरकतों पर कंट्रोल भी नहीं करना चाहते हैं, चाहे भले ही वो देश के लिए कितना भी घातक हो। तो इनका बयान मैंने बता चुका हूं अपने दूसरे वीडियो में कि इन्होंने क्या बयान दिया था और किस तरह से सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हादसे फैलाने के लिए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दरअसल योगी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए शाह ने पहल की है। अब ये योगी से अपना बड़ा कद दिखाने के लिए ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं जैसे कि योगी पहले कर चुके हैं, लेकिन योगी से बड़े कट्टर और योगी से बड़े घातक हमें तो लगता नहीं है कि ये साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब योगी से 20 होंगे तभी इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो कट्टरता के मामले में, सांप्रदायिकता के मामले में जो नंबर 1 होगा उसी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसी नंबर 1 की दौड़ में केशव प्रसाद मौर्य ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और ये हरकतें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और ऐसी हरकतों से अगर विपक्ष इस डर से केस नहीं करता है या इनका विरोध नहीं करता है या इनके नकेल नहीं लगाता है, तो फिर प्रजातंत्र का मतलब क्या हुआ? प्रजातंत्र खतरे में है और प्रजातंत्र जिस देश में खतरे में होता है वहां पर तानाशाही होती है और लोकतंत्र की हत्या होती है। तो साथियों, वहां का सांप्रदायिकरण रोकने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है, लेकिन कितना कारगर होगी सुरक्षा व्यवस्था ये देखने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत से शिलान्यास, उद्घाटन और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सरकारी हरी झंडी दिखा रहे हैं। उसी क्रम में कल उन्होंने उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई और उनका उद्घाटन किया। और उन्होंने उस समय यह भी कहा कि हमारा देश विकासशील देशों से उठ करके विकसित देश बनने वाला है और यह विकसित देश बनाने के लिए इस तरह की उद्घाटन समारोह, शिलान्यास का होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने वहां पर एक कविता सुनाई अटल बिहारी वाजपेयी की अंदाज में, और जिसे सुन करके लोगों ने वाहवाही की। उत्तराखंड के लोग वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि वो आरएसएस के आदमी हैं और आरएसएस का हर एक आदमी सांप्रदायिक जहर घोलने का ही काम करता है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें किसी संगठन का और कट्टरपंथी संगठन का सदस्य होना नहीं चाहिए था, और है तो उनको बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन जब ऐसी बातें और ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उन्होंने जो अपनी कविता बनाई है वो भी सांप्रदायिकता की चाशनी में घोला गया है। और वो है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जहां पहुंचते हैं वहां की भाषा बोलने लगते हैं और अपने को वहां का शुभचिंतक मानते हैं और अपने को वहां की संस्कृति से, वहां की कला से, वहां की धरोहर से, हर चीज से जोड़ते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले गढ़वाली भाषा में अपनी बात शुरू की और 2-4 मिनट तक गढ़वाली बोले, उल्टा सीधा, कुछ सही कुछ गलत, और उसके बाद फिर अपने हिंदी के रूप में आ गए, गुजराती मिक्स हिंदी में बोलना शुरू किए और लोगों को विकासशील से विकसित देश बनने के लिए जो चाशनी पिलाई, जो घूंट पिलाया, वो किसी को, एक समझदार व्यक्ति को या पत्रकार को, लेखक को, प्रबुद्ध जीवी को, प्रबुद्ध वर्ग को लगेगा कि वे बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, और बेवकूफ बना ही रहे हैं। सिर्फ उत्तराखंड को नहीं, पूरी देश को बना रहे हैं। हाँ, तो उनकी कविता सुनिए। उन्होंने एक कविता सुनाई है और हिंदी में सुनाई है, अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर। अटल बिहारी से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कविता सुना करके। उनकी पंक्तियां हैं, शुरुआती पंक्तियां हैं, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं। जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि को ध्यान से ही मैं उस देव भूमि को देख कर मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता। यह है मोदी जी की कविता जो उन्होंने उत्तराखंड में, और शायद हमारी जहां तक उम्मीद है कि ये पहली कविता उनकी है जो कि उन्होंने सार्वजनिक मंच पर सुनाई है। कवि होना, संवेदनशील होना, समझदार होना, राष्ट्र की धड़कन धड़कना, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी कथनी में और आपकी करनी में कितना बड़ा अंतर है, इसे देश देख चुका है और उसका भुक्तभोगी है। देश को बेचने की जो आपकी चाल चली जा रही है और आरएसएस को मजबूत करने के लिए जो आप कर रहे हैं, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आपका छुपा एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये सब किसी से छुपा नहीं है। उसी एजेंडे के तहत केशव मौर्य को छूट दी गई है, योगी को छूट दी गई है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, सांसदों को छूट दी गई है जो सांप्रदायिकता के विरोध में जहर उगलते रहते हैं। और सीएए, एनआरसी वगैरह भी आपका उसी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक उठाया गया कदम है। इस चीज को सारा देश जानता है। साथियों, आज हम आपसे एक बात शेयर करेंगे, वो ये है कि भारत में जब से सोशल मीडिया आया है, खास करके फेसबुक, ट्विटर आदि, इन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ठग और बहुत से असामाजिक तत्व घुस आए हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उसमें जो है हुआ ये कि फेसबुक पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कि पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लड़की बन करके, या लड़की होती होगी, हो सकता है वास्तव में, और उसने अपनी तमाम अच्छी अच्छी सुंदर फोटो लगाती है, और उसके बाद जो है वो दोस्ती करती है, नजदीकी करती है और व्हाट्सएप नंबर मांगती है, और व्हाट्सएप नंबर मिलने के बाद वो अश्लील चैट के लिए, अश्लील वीडियो बनाने के लिए कोशिशें करती है, लोगों को समझाती है। तो इसी तरह से एक फरीदाबाद के रिटायर्ड किसी कंपनी के बड़े मैनेजर फंस गए जो कि उम्रदराज भी थे, और उनको जो है उनसे भी इसी तर्ज पर दोस्ती की गई और उनका वीडियो बनाया गया अश्लील, उनको उत्साहित किया गया। लड़की खुद अपने
प्राइवेट पार्ट को खोल करके दिखाई और उसके बाद उनको भी उत्साहित किया और उसके रो में आकर के उन्होंने भी अपना प्राइवेट पार्ट शेयर किया, मतलब दिखाया उस वीडियो। उसने वीडियो बना लिया, उसका वीडियो बना करके लोगों, मतलब उनको उसी दिन से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जिस दिन की ये घटना है, और लगभग 32 लाख रुपए उनसे ऐंठे गए और तमाम तरह की बातें दिखा करके कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है, अब हम पुलिस में केस कराने जा रहे हैं। और जिस समय वीडियो बनाया था उस वीडियो को कह रहा था कि वायरल कर देंगे, फेसबुक पर कर देंगे, यूट्यूब पर कर देंगे और ट्विटर पर कर देंगे। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, उसमें आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि जो लड़कियों की और सुंदर लड़कियों की रिक्वेस्ट आए उसको स्वीकार नहीं कीजिए, अगर स्वीकार भी कीजिए तो उससे कोई बातचीत नहीं कीजिए। लेकिन वो जाल फेंकती रहती है, जाल फेंकने का जो गिरोह सक्रिय है वो अपना काम करता रहता है और इसमें बहुत से लोग फंसते हैं, सिर्फ फरीदाबाद की ही घटना नहीं है। तो 32 लाख रुपए उनसे ऐंठे गए। उसके बाद उन्होंने जाकर के साइबर क्राइम के दफ्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद ये मामला आया। नवभारत टाइम्स में छपा हुआ, कहीं मिल नहीं रहा, ना एग्जैक्ट आंकड़े आपको हम बता देते। तो इस तरह से आपके साथ भी घटना हो सकती है और इससे बचने के लिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। और दूसरी चीज, जिस चीज की ये धमकी देते हैं कि YouTube पर तुम्हारी वीडियो, सेक्सी वीडियो बनाकर जो बनाया है उसको हम अपलोड कर देंगे, तो इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। YouTube ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता है। न तो वो सेक्सुअल, न तो वो मारधाड़ के मतलब कि सिर काट देना, हाथ पैर काट देना, ये सब चीजों को जो कि घातक वीडियो होते हैं उसको अपलोड होने पर तुरंत डिलीट कर देता है और कभी कभी तो चैनल को ही बंद कर देता है। तो सोशल मीडिया पर अगर आपकी कोई फोटो डालने की करता है तो उसकी बहुत अवहेलना की जाती है और यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक वगैरह पर भी मार धाड़ के या इस तरह से अश्लील वीडियो आप नहीं डाल सकते। तो उनकी चेतावनी ये गलत होती है, आपको डरवाने के लिए वो ऐसा बोलते हैं। उस मैनेजर को भी बोला गया था कि सोशल मीडिया पर आपका डाल दिया गया है, आप पैसे देंगे तभी उसको डिलीट किया जाए, उसने दिया। और इस तरह से बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं, आप इससे सावधान रहें और अलर्ट रहें, नहीं तो आपको भी इस तरह से। और दूसरी चीज, सेक्स वीडियो बनाने के लिए उसे अवसर ही न दीजिए जो है कि वो, क्योंकि सोशल मीडिया पर घूमने वाले साइबर क्राइम के लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं इसका अंदाजा फरीदाबाद की घटना से लगाया जा सकता है। साथियों, किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। कल भी किसान आंदोलन की एक बैठक थी 4 नवंबर को और उसमें एक कमेटी बनाई गई है जो कि सरकार से बात करेगी एमएसपी पर और दूसरे पहलुओं पर, दूसरी मांगों पर। और उस कमेटी के में रखा गया है अशोक धावले को जो किसान नेता हैं, और युद्धवीर सिंह को, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, शिव कुमार शर्मा कक्का जी को और बलबीर सिंह राजेवाल को। तो किसान आंदोलन में हमेशा समय समय पर इस तरह के सभाएं होती रही हैं, धरने होते रहे हैं, प्रदर्शन होते रहे हैं। तो सरकार ने एक मांग तो मांगी है जो कि कानून को वापस किया है, लेकिन अभी किसानों की 5-6 मांगे ऐसी हैं जिस पर कि सरकार को विचार करना है। और उसमें जो सबसे बड़ी मांग है वो है एमएसपी पर गारंटी। एमएसपी पर गारंटी के लिए सरकार ने किसान नेताओं को बोला था कि आप 5 नाम सुझाइए। तो उन नामों को सुझाने के लिए इन्होंने 5 लोगों की एक समिति बना दी है। अब ये समिति सरकार से मिलेगी और सरकार से को उन नामों को या कमेटी के बारे में चर्चा करेगी जो कि एमएसपी, और एमएसपी पे गारंटी के लिए या एमएसपी पे चर्चा के लिए किस चीज के लिए कमेटी काम करेगी अभी ये निश्चित नहीं है। कमेटी कब तक बनेगी, कमेटी का कार्यकाल क्या होगा, अभी इस पर भी कोई चर्चा नहीं। अब देखिए, सरकार गेंद सरकार के पल्ले में डाल दिया है।
और अब सरकार क्या रुख अपनाती है, वो इन 5 सदस्यों को लेती है, कमेटी बनाती है, या अपने सदस्यों को रखती है। और अगर अपने सदस्यों को रखती है तो निश्चित रूप से अपनी कमेटी बनाती है तो पिछली कमेटी जैसा हाल होगा जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कमेटी गठित की गई थी कि अपने अंधभक्तों को जो है कमेटी में रख करके और किसान आंदोलन के खिलाफ काम करवाना उनकी नीयत थी। और हुआ भी, कमेटी भंग हो गई और उस कमेटी का कोई जो रिपोर्ट सौंपा था उसका कोई वैल्यू भी नहीं हुआ, वो कूड़ेदान में चली गई। तो साथियों, इस तरह से हमारे देश में जो घटनाएं हो रही हैं और जो हो रही हैं, हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी अकर्मण्य साबित हो रही है और ऐसी बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आए दिन, अभी हापुड़ में हुई है, इसके पहले इलाहाबाद में, उसके पहले, मतलब कि एक अनवरत सिलसिला है जो कि चुनाव नजदीक होने के बावजूद भी नहीं चल रहा है, बंद हो रहा है। और इसको दबाने में पुलिस काम करती है, न कि जो है अपराध होने ही न पाए उसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए। तो साथियों, आज की चर्चा यहीं पर बंद करते हैं और अब कल फिर मिलते हैं। कल अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस पर चर्चा करेंगे और राष्ट्र की प्रमुख खबरों से आपको अवगत करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।